बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट समझने से पहले कुछ कंटेंट जो कि आपको पता होना चाहिए, मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को यूज़ किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो मेमोरी बेसिकली आपके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा डेटा कुछ टाइम के लिए सेव रहता है, इसीलिए इस मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज एरिया बोलते हैं। कि अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। एक प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, इसीलिए इस स्टोरेज मीडियम को, इस मेमोरी के एरिया को हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी स्टोरेज एरिया है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। खैर इनको हमें इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है टाइप्स, क्योंकि हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है उस चीज़ को हमने देखना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी बेसिकली करंट वर्किंग एरिया से बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि हमने जो भी एग्जीक्यूशन एक टाइम पे हम कर रहे होते हैं, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस या वो फाइल जिसके ऊपर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, वो जब तक रैम में नहीं होगी हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेन मेमोरी को कहा जाता है कि ये करंट वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। करंटली जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो प्रोसेस लोड हुआ हुआ है, जिसको जो कि सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जब तक मेन मेमोरी में नहीं है कंप्यूटर सिस्टम उसको एग्जीक्यूट, या आपका सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए मेन मेमोरी को कहा जाता है कि ये हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो एरिया है जिसे हम बोलते हैं कि ये करंट वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसको वोलाटाइल बोला जाता है मेन मेमोरी को, रैम को। क्यों वोलाटाइल बोला जाता है? क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो लॉस हो जाता है अगर इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना ऑफ हो जाए, या आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाए। तो अभी जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था वो वहीं पे रुक जाता है। उसने जितना पहले काम किया हुआ था, लेट्स सपोज उसकी 20 इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो 11 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो फर्स्ट वाली जो 10 इंस्ट्रक्शंस थी वो जो उसने एग्जीक्यूट की हुई थी, वो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर इसको सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना कंप्यूटर सिस्टम को ख़त्म हो जाए, या फिर आपका लैपटॉप पावर ऑफ हो जाए, तो पहले जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई भी होती हैं वो सारा काम हमारा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मेन मेमोरी हमारे पास स्टोरेज का वो मीडियम है, वो स्टोरेज मीडियम है जिसको वोलाटाइल बोला जाता है, जिसका कंटेंट लॉस हो जाता है अगर इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना ख़त्म हो जाए, या फिर आपका लैपटॉप वर्किंग करना छोड़ दे। तो उस टाइम पे मेमोरी का कंटेंट जो होता है वो सारा लॉस हो जाता है। पहले से भी जो उसने एग्जीक्यूशन की हुई होती है वो भी सारी लॉस हो जाती है। ऐसे ही होते हैं ना, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में हमने कोई फाइल ओपन की हुई है, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाता है, दोबारा जब हम उसको टर्न ऑन करते हैं तो क्या वो जो चेंजिंग्स हमने की थी वो परफॉर्म हुई भी होती हैं हमारी फाइल पे? नहीं हुई हुई होती। इसकी वजह ये होती है कि वो जो भी फाइल्स लोड हुई हुई थी वो सारी लोड हुई हुई थी रैम में, और रैम को जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलना ऑफ हुआ तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट था, जितनी भी चेंजिंग्स थी, वो सारी चेंजिंग्स ख़त्म हो गई। तो इसलिए इसको बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल टर्म का ये मतलब है मेन मेमोरी में जो यूज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितना आपकी मेमोरी का साइज़ बढ़ता है इतना आपकी कंप्यूटर सिस्टम इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी वो एरिया है जहाँ पे आपके तमाम प्रोग्राम, तमाम प्रोसेस लोड होंगे, उसके बाद ही वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो जितना रैम का साइज़ या मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स उसमें लोड किए जा सकेंगे, उतने ज़्यादा प्रोसेस उसमें लोड हो सकेंगे, और सीपीयू इतने ज़्यादा प्रोसेसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो इसीलिए जितना आपकी मेन मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट ये है कि मेन मेमोरी का जितना साइज़ ज़्यादा है उतनी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। तो ये मार्केट में डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती हैं, 2 GB से लेकर डिफरेंट, अब आजकल तो टेराबाइट्स तक भी यूज़ हो रही है। जो डिफरेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे जो रैम होती है उनको, जो उन्होंने जो वर्किंग करनी होती है वो रन टाइम रियल टाइम पे वर्किंग करनी होती है, इसलिए उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम्स को, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को लोड करने पड़ सकते हैं रैम में। इसीलिए वहाँ पे जो रैम यूज़ होती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डील करते हैं इस चीज़ को कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ीचर है, एक फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपकी मेमोरी को ईजीली मैनेज किया जा सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि ये चीज़ चेक करता है कि इस टाइम पे आपकी मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस कितने हैं,
ठीक है। एक प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है, और जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा से उस प्रोसेस को वहाँ से रिमूव कर देना है मेमोरी में से। तो वो जब उसको रिमूव करेंगे तो मेमोरी में जो एरिया उस प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ था, ठीक है, वो भी फ्री हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इस चीज़ का भी चेक रखना कि वो जो एरिया फ्री हुआ है वो टोटल उसका साइज़ कितना है, या नेक्स्ट जब प्रोसेस आएगा तो उसको वहाँ पे लोड करना है कि दूसरी जगह पे लोड करना है। तो ये तमाम चीज़ें मेमोरी को लेके मैनेज करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी, क्यों मेमोरी मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी था, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक फंक्शन ऐड करना पड़ा कि उसको ये एबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि वो आपके मेमोरी को मैनेज कर सके। सबसे पहले इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकें, मल्टी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म किया जा सके ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग है ही क्या कि एक टाइम पे मल्टी प्रोग्रामिंग जो टर्म है इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अगर एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसके पास ये एबिलिटी हो कंप्यूटर सिस्टम के पास कि वो एक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। नाम से ही ज़ाहिर है मल्टी का मतलब मैनी है, प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्राम्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट किए जा सकें। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक आपके माइंड में ये चीज़ भी आ रही होगी कि एक टाइम पे सीपीयू एक है तो वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को कैसे डील कर सकता है, कैसे उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बेसिकली ये हकीकत में ऐसे होता है कि आपका सीपीयू कुछ टाइम के लिए रैम में से एक जॉब को लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए स्विचिंग करता है दूसरी जॉब की तरफ, ठीक है, उसको वहीं भी छोड़ देता है, दूसरे प्रोसेस को लेता है रैम में से, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, उसकी कुछ एग्जीक्यूशन करता है कुछ टाइम स्लाइस के लिए, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। दोबारा से ये भी हो सकता है कि वो पहले वाले प्रोसेस की तरफ वापस आ जाए, या फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करे और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दे। तो ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग को इस तरह से आपका जो सीपीयू होता है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारे सिस्टम में क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब है कि एक टाइम में एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस ऑब्वियसली वो रैम में लोड होंगे तो ही वो एग्जीक्यूट हो सकेंगे एक टाइम पे, और अगर वो सब के सब एक टाइम पे रैम के अंदर लोड हुए हैं, ठीक है, तो तब सीपीयू उसमें से किसी एक प्रोसेस को लेगा, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि रैम एक ही है, एरिया आपके पास एक ही है, और उस एरिया के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस क्योंकि लोड हुए हुए हैं, तो हर प्रोसेस का जो डेटा है वो पिछले वाले प्रोसेस से क्या हो, अलग हो बिल्कुल, और एक प्रोसेस का डेटा किसी दूसरे प्रोसेस के डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इस चीज़ को भी चेक करना कि आपके एक जो प्रोसेस है वो किसी भी दूसरे प्रोसेस को एक्सेस ना कर सके, उसकी किसी इंस्ट्रक्शंस को वो यूज़ ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी, इस चीज़ को चेक करना भी आपके मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, समटाइम ऐसे होता है ना कि हमारे पास टास्क जो है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनके थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहा है टास्क एक ही है डिफरेंट प्रोसेसेस जिन्होंने वो एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक फ़ाइल आपके पास मौजूद है, आपने उसका कुछ डेटा लेना है, दूसरी फ़ाइल में उसको कुछ अपडेट करना है, उस डेटा को लेके किसी दूसरी फ़ाइल को अपडेट करना है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, दोनों फाइल्स को ओपन करोगे, ठीक है, तभी तो एक का डेटा आप लोगे और उसे किसी दूसरी फाइल में ले जाके उसको एडिट कर सकोगे, दूसरी फाइल में ले जाके। तो ये कैसे होगा, काम तो एक ही है कि आपने एक डेटा लेना है और उसको किसी दूसरी फाइल में जाके उसमें चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। उसको ये हो सकता है कि आपकी एक फ़ाइल में कुछ पूरे साल का डेटा मौजूद है, ठीक है, एक बैंक का उसका पूरे साल का डेटा मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ कुछ मंथ का देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस पूरे साल का डेटा में से सिर्फ किसी मंथ का जो आपको चाहिए, आप जस्ट वो एक्सट्रैक्ट करोगे दूसरी फाइल में, आप उसको कॉपी करोगे और फिर उसके ऊपर आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो आप करोगे। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों डेटा आपके अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स में हो, एक जहाँ से आपने डेटा को लेना है और दूसरा जहाँ पे ले जाके आपने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए फिर क्या होगा, आपने काम तो आप एक ही करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ही फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, जिनको आपने ओपन करना है, एक फ़ाइल को जिसमें से आपने डेटा को लेना है, दूसरी वो फाइल जहाँ पे जाके आपने डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि फ़ाइल तो एक ही ओपन करेंगे,
अब यहाँ भी काम तो एक ही हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल एक ही ओपन होगी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर एक ही दफ़ा ओपन होगा, उसमें दो अलग अलग फाइल्स ओपन करेंगे। एक वो फाइल होगी जिसका कंटेंट हमें चाहिए है किसी दूसरी फाइल के अंदर, और दूसरी वो फाइल होगी जिसमें हमने अपडेशन करनी है। तो दो फाइल्स हैं अलग अलग जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसिंग होगी। तो अब रैम में ये दोनों फाइल्स ओपन हुई होंगी, तो वो ये जो पॉइंट हमारा कि शेयरिंग होनी चाहिए, शेयरिंग का ये मतलब है कि एक ही टाइम पे आपकी रैम में मल्टीपल फाइल्स ओपन हो सकें, ठीक है। लेकिन अगर एक को किसी दूसरे का डेटा चाहिए, जैसे कि इस केस में दो फाइल्स हैं, एक फाइल का डेटा हमें किसी दूसरी फाइल के अंदर ले जा के उसमें कुछ अपडेशन परफॉर्म करनी है, तो इस केस में क्या है कि कुछ डेटा हमें किसी दूसरी फाइल के अंदर भी चाहिए किसी एक फाइल का। तो अब इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें इनेबल करना चाहिए कि हम एक फ़ाइल का डेटा लें और इसे किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर ले जाके उसको अपडेट कर सकें। तो बेसिकली इसी टर्म को बोलते हैं शेयरिंग, कि मेमोरी मैनेजमेंट में आपके पास शेयरिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। एक ही टास्क आपने परफॉर्म करना है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको या दो से ज़्यादा फाइल्स में डेटा शेयर करना है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आप ये एक्शन परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट जो है वो है कि एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करना, ठीक है। टू परफॉर्म एड्रेस ट्रांसलेशन, तो एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? जब भी आपका जो कोड होता है वो सोर्स कोड जो होता है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो जब भी आपने उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो जब भी वो कन्वर्ट होता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, तो वो ऑब्जेक्ट कोड आपके रैम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। उस ऑब्जेक्ट कोड को आपका सीपीयू डायरेक्टली लेता है और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। यही चीज़ होती है ना कि आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपका जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए पहले वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो जब भी किसी सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, तो क्या होती है? एड्रेस की ट्रांसलेशन होती है। तो एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करना किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो आपके लॉजिकल एड्रेस को, जो कि आप अभी आपके ट्रांसलेटर ने जनरेट करके दिया है, ठीक है, जो बेसिकली आपका ट्रांसलेटर जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है ना, तो ऑब्जेक्ट कोड को वो जो एड्रेस असाइन करता है वही उसका होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। तो उस लॉजिकल एड्रेस को लेना और उस लॉजिकल एड्रेस को हमने किस तरह उस कन्वर्ट करना है फिज़िकल एड्रेस में। और फिज़िकल एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि रैम का जो एक्चुअल एड्रेस होता है, जैसे कि रैम का साइज़ जो हमारे पास है वो टोटल 100, लेट्स सपोज ये कह सकते हैं कि एक 1 है एड्रेस की लोकेशन जो है, सेकंड जो है वो 2 है, 3 है, 4 है। तो अभी जो आपका प्रोसेस लोड होगा ना, वो किसी भी फ्री स्पेस पे, फ्री एड्रेस की स्पेस पे वो लोड होगा। जैसे कि 3 जो है वो अगर 3 की स्लॉट फ्री है, तो आपका जो कोड है वो 3 पे लोड होगा। तो आपका जो लॉजिकल कोड है उसको कन्वर्ट करना इस फिज़िकल कोड में, ठीक है, उसकी फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? एड्रेस ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये काम भी कौन परफॉर्म करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है लिंकिंग एंड लोडिंग परफॉर्म करना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, तो जब भी आपका ट्रांसलेटर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ना ऑब्जेक्ट कोड में, तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देता है। उन्हीं मॉड्यूल्स को एक लिंक किया जाता है ताकि एक कंप्लीट कोड, एक कंप्लीट प्रोग्राम हमारे पास आ सके। तो इस लिंकिंग को हम क्या कहलाते हैं कि परफॉर्म की जाती है यूजिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक जो सोर्स कोड है उसको जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट कोड को एक ही कंप्लीट कोड में लिंक कर दिया जाए, ताकि आपके पास एक बड़ा सा मॉड्यूल आ जाए ऑब्जेक्ट कोड का, जिसको डायरेक्टली आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके। जब वो लिंक हो जाए उसके बाद उसको लोड किया जाता है रैम में लोड किया जाएगा ऑब्वियसली, तभी तो एग्जीक्यूट होगा ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फंक्शन है जिसमें एक पहले प्रोग्राम लोड होता है रैम में, तो उस तमाम चीज़ को मैनेज करना कि वो प्रोग्राम कहाँ लोड होगा रैम में, जब वो ख़त्म होगा एग्जीक्यूट होना, तो उसको जब फ्री कर दिया जाएगा तो उसकी स्पेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करेगा। ये बेसिकली फंक्शन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसका काम होता है ये चीज़ मैनेज करना। नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से वो है टू फॉर्म ओवरलेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी टेक्निक है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, कि जिसमें वो आपके
ऑब्जेक्ट कोड के डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स बना देता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसकी 100 इंस्ट्रक्शन है टोटल जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। एक प्रोग्राम है, उसकी टोटल 100 इंस्ट्रक्शन हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो 100 की 100 इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकें। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ फर्स्ट 50 इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट 50 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, उनको एग्जीक्यूट करने के बाद जो नेक्स्ट वाली 50 इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेगा और उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में क्या करेगा, हमारे पास क्योंकि मेमोरी कम है इसलिए तो हम 50 इंस्ट्रक्शंस को लोड कर रहे हैं ना, तो मेमोरी कम है। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम का कुछ पार्ट लोड करेंगे रैम में, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसको लोड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये यही टेक्निक मेमोरी को मैनेज करने की ओवरलेइंग कहलाती है। ओवरलेइंग एक ऐसी टेक्निक है मेमोरी को मैनेज करने के लिए जिसमें प्रोग्रामर आपके ऑब्जेक्ट कोड को या आपके डिफरेंट प्रोग्राम की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिवाइड कर देता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। एक टाइम पे एक पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। जब स्पेस फ्री हो जाती है तो पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका होता है, पहले वाले पार्ट को रैम से लेता है, उसको दोबारा वापस भेज देता है, सेकेंड वाले पार्ट को लेता है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक जिसमें हमारे पास स्पेस कम अवेलेबल है और उस टाइम पे स्पेस कम है लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो उस टाइम पे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को पहले उस मेमोरी की स्पेस में लाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तो वो वाला एरिया फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे ही कुछ नई इंस्ट्रक्शंस आएंगे और उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट की ऐसी टेक्निक है ओवरलेइंग जिसमें हमारे पास स्पेस कम अवेलेबल है, हम ज़्यादा डेटा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग ओवरलेइंग। और ये कौन करता है, आपका प्रोसेसर करता है, सॉरी आपका प्रोग्रामर करता है यूजिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी ट्यूटोरियल्स मैं दूँ वो आपके पास पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।